हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और आज हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के आईसीटी यूनिट का चैप्टर 4। चैप्टर 4 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो चैप्टर 4 का मतलब है यहाँ पे हम रोबोटिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर, आईसीटी, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है रोबोटिक्स। इसमें अभी 5 चैप्टर और बचेंगे। इसके अलावा टोटल 9 चैप्टर्स में इसको कंप्लीट किया है। चैप्टर जब हमारा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे और वो एमसीक्यू का स्तर हमारा एमपीपीएससी के लेवल का रहेगा, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर के वो किस टाइप की है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो और भी ज़्यादा बेटर बन सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हम जब रोबोटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि आखिर रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, उसकी बात करते हैं। तो भाई रोबोटिक्स क्या होगी? रोबोटिक्स विज्ञान की शाखा हो गई जिसमें रोबोटों का अध्ययन किया जाता है। तो रोबोट क्या है? रोबोट असल में एक ऐसी स्वचालित और स्वनियंत्रित बहुउद्देशीय मशीन है जिसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है और जो मानव द्वारा किए गए कार्यों को बड़े आराम से क्या कर सकती है, विभिन्न प्रोग्रामों की सहायता से संपन्न कर सकती है। तो क्या है? स्वचालित, पुनः प्रोग्राम योग्य मशीन जो मानवीय कार्यों को विभिन्न प्रोग्रामों की सहायता से कर सकती है। उसको हम क्या कहेंगे? रोबोट कहते हैं। ऐसी मशीन जो खुद से काम कर सकती हैं, और इस टाइप की मशीन को हम क्या कहते हैं? रोबोट कहते हैं। अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझनी होगी रोबोट के मामले में ही। एक मिनट रुकिए, मैं अभी एक छोटा सा काम और निपटा देता हूँ। ओके, अब बात करें भाई रोबोटिक्स की। हमने बात कर ली कि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, रोबोट, उसके निर्माण और अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। एक अब इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उनकी बात करते हैं। जैसे क्या है कि जापान का है गोकू टेंसुरु। गोकू टेंसुरु ये है कहाँ का? जापान का। कब की बात है? 1928। ये क्या है? विश्व का प्रथम रोबोट। ठीक है। फिर और जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि भाई आप देखेंगे पीटी में तो उसी टाइप की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे मूल रूप से फोकस किया जाता है। ठीक है। अब यूनिमेट की बात करें तो यूनिमेट को माना जाता है प्रथम आधुनिक रोबोट, जो 1954 में जॉर्ज सी डेवोल के द्वारा विकसित हुआ था। यूनिमेट, यूनिमेट वर्ष कब है? 1954। जॉर्ज सी डेवोल। ये है क्या? ये है हमारा प्रथम आधुनिक रोबोट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पहला कौन सा है, फिर इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। अब एक यहां पे आता है कार्ल कैपक। रोबोट जो शब्द है उसके लिए ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। कार्ल कैपक ने सर्वप्रथम रोबोट शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ तक जैसे पहला रोबोट कौन सा था, पहला आधुनिक रोबोट कौन सा था,
फिर अब इसमें भी और भी डाटा को अगर मान लीजिए थोड़ा और गहराई में एंटर करेगा तो पहला मानव जैसा दिखने वाला रोबोट कौन सा था इसकी हम बात करेंगे। जैसे इसके अलावा एक नाम और आता है साइंटिस्ट में, एरिक एलन बर्गर, उनको रोबोटिक्स का जनक माना जाता है। तो उसको भी अब, क्योंकि इस टाइप की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन बना सकती है। एरिक एलन बर्गर, ये क्या है? रोबोटिक्स के जनक, इनको माना जाता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे बात आती है 1972 में एक रोबोट बना, वाबोट 1। तो वाबोट 1 की जब बात आती है, वाबोट 1 कब बना? 1972। ये क्या है? विश्व का ही बात चल रही तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम मानव सदृश रोबोट, पहला मानव जैसा दिखने वाला, इसको ह्यूमनॉइड भी कहते हैं। मानव सदृश रोबोट मतलब ह्यूमनॉइड। अब ये आती है बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो भाई रोबोटिक्स से रिलेटेड नियम भी हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स के नियम उनको कहा जाता है। पूछ सकता है कभी, हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो रोबोटिक्स के नियम इसमें कौन से आते हैं? एक साइंटिस्ट हैं कहाँ के? जापान के, असीमो। असीमो के नियम, असीमो साहब ने कितने नियम दिए हैं? तो टोटल 3 नियम दिए हैं। नंबर 1, पहला नियम, रोबोट द्वारा मानव की या मानव पर, ऐसा ठीक रहेगा, अटैक नहीं। दूसरा नियम क्या कहता है? भाई दूसरा नियम ये कहता है कि रोबोट ऐसा कोई जानबूझ के काम नहीं करेगा कि डायरेक्ट तो मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ऐसा कुछ काम कर दूं कि भाई मानव को वैसे इनडायरेक्टली क्या हो जाए, उससे लॉस हो जाए। कुल मिलाकर के रोबोट, अगर पहला नियम, मानव को नहीं मार सकता, ये है। अगर मान लीजिए मेरा रोबोट है और मैं उसको बार बार बोल रहा हूं कि तुम इस सामने वाले को मार दो, रोबोट इस आदेश को नहीं मानेगा। अगर ऐसा आदेश नहीं है, किसी को मारने का आदेश नहीं है, तो बाकी सारे रोबोटों, बाकी सारे आदेशों को क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो रोबोट द्वारा मानव पर अटैक नहीं होगा। दूसरा, प्रथम नियम की पालन के साथ सभी आदेशों का पालन। तीसरा, अब मान लीजिए पहले 2 नियमों का पालन कर लिया है, तो फिर उस टाइम पे क्या करेगा? रोबोट अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करेगा। तो यथासंभव स्वयं कब? रूल नंबर 1 एंड 2 करने के बाद, अपने आप नहीं कि अपना मर्जी आया तो बचा लेगा, या अपने बचाने के लिए कि भाई हमने तो सेल्फ डिफेंस में किसी आनंद। पहला नियम ये तो हर हालत में पालन होना है। कोई रोबोट किसी भी इंसान को नहीं मार सकता, चाहे उसका मालिक आदेश दे या कोई भी आदेश दे, किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक इसमें, एक तो आ गया असीमो का नियम, इस असीमो ने 3 दिए। एक है जीरोथ का नियम, ये क्या है? रोबोट मानवता को हानि नहीं पहुंचाएगा। सॉरी, को हानि नहीं पहुंचाएगा।
अब देखो ये जो मानवता वर्ड यूज़ कर दिया ये वाइड हो गया, यहाँ सिर्फ मानव का वर्ड का यूज़ है। इसका मतलब इसमें सब आ गया कि ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे मानव को चाहे आर्थिक हानि हो, सांस्कृतिक हानि हो, ये भी रोबोट ऐसा काम नहीं कर। अनजाने में अगर कुछ हो गया, उसके अगर प्रोग्राम की वजह से कुछ हो गया, वो एक अलग मैटर है, पर रोबोट ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई रोबोट में आखिर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, रोबोट के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, ये बात है। चलिए, रोबोट के घटकों की जब हम बात करते हैं तो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक मिनट। जैसे रोबोट के मूल घटक, अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। रोबोट के मूल घटक, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक यहाँ पे नाम आता है एंड इफेक्टर्स। क्या नाम आता है? एंड इफेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोबोट का अंतिम सिरा जो कार्य करता है, यह मानव की उंगलियों और हथेली के समान होता है। मानव उंगली एवं हथेली सदृश कोई भी ऐसी चीज है जो मानव की हथेली से मिलती जुलती है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर, ये क्या है? तो ये जैसे बाह, जैसे इंसान की बाह है ना भाई, हथेली कनेक्ट किससे है? हमारी भुजा से है। तो ये मानव की भुजा सदृश, के समान, के समान। फिर बात आती है एक्यूरेटर की। ये मांसपेशियों और जोड़ों का कार्य करते हैं, साथ ही रोबोट की गति के लिए भी ये क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्ट्यूएटर, एक्ट्यूएटर ये क्या होते हैं? मांसपेशियों की समान गति हेतु। ठीक है, फिर बात आती है इसमें कंट्रोलर की। तो भाई हमारा जैसे दिमाग है वैसे इसमें भी कंट्रोलर होता है। जैसे हम अपने, हमारा जो कंट्रोलर है उसको दिमाग कहते हैं। फिर इसमें आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है? मस्तिष्क के समान। ठीक है, और जो इसमें हम फाइनली बात करें, फिर हमारी बॉडी में क्या होता है? जैसे आँखों से हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, कोई चीज़ गर्म है ठंडी, हमारी स्किन हमको बता पा रही है, जीभ है हमारी वो अलग अलग स्वाद बता पा रही है। तो ऐसे ही रोबोट में इनको हम कहते हैं सेंसर। सेंसर क्या होते हैं? तो ज्ञानेंद्रियों के समान। अगर एक रोबोट को मानव जैसा मान लिया जाए तो तब हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि भाई रोबोट का आखिर क्या है, प्रकार क्या है, कैसे कैसे काम है, तो वो भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। एक यहाँ पे हेडिंग हम डालेंगे, रोबोट के प्रकार। हमारे पास तरीके हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप तरीके हो सकते हैं भाई। पहला है एक तो कार्य दक्षता के आधार पर।
पहला क्या है, कार्य दक्षता के आधार पर। इसमें क्या है, टाइप 1 रोबोट अधिक कुशलता से कार्य ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे में टाइप 2 भी आते हैं। अब टाइप 1 में क्या है कि ये अकुशल श्रेणी के काम कर सकते हैं, पर मानव से तो बेटर काम करेंगे, बट ये कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा कैसे काम, अकुशल श्रेणी के कार्य, ठीक है। दूसरे में आते हैं टाइप 2 रोबोट। इनकी अगर हम बात करें तो ये उतने कुशलता से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये क्या कर पाएंगे, और ये लेकिन बेटर काम कर पाएंगे। ये इमरजेंसी सिचुएशन में काम कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में काम कर सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली ह्यूमन का काम करना बड़ा मुश्किल है। जैसे आग बुझाने का है तो भाई बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बाढ़ आ रही है, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना है, उसमें तो जो बचा रहा है उसकी भी जान जा सकती है। तो इस टाइप की कंडीशनों में ये काम कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, कम कुशलता से, पर कौन से काम करेंगे, अत्यधिक जोखिम युक्त कार्य करने वाले ये रोबोट हैं। ये हमारे पास एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, हम आकृति के आधार पर भी रोबोटों को बांट सकते हैं। आकृति के आधार पर, इस आधार पर रोबोट की अगर हम बात करें तो एक हो सकते हैं जो यांत्रिक रोबोट जिनको हम कहते हैं। हालांकि सभी यांत्रिक ही हैं, यंत्र ही है, सारे मशीन ही है, बट बांटने का एक तरीका है। तो यांत्रिक रोबोट में क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें कि भाई औद्योगिक रोबोट हो गया, नैनो रोबोट हो गया, माइक्रो रोबोट हो गया, स्नेक रोबोट हो गया, इस टाइप के जो रोबोट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए औद्योगिक रोबोट या फिर स्नेक रोबोट, ठीक है, ये हो गया एक टाइप। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ऐसे रोबोट हो सकते हैं जो पशुओं से मिलते हों। हालांकि स्नेक रोबोट को इसमें कर सकते हैं हम, इसमें भाई स्नेक रोबोट को इसमें से, क्योंकि पशु वाला अलग बना लिया तो इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें नैनो रोबोट को डाल सकते हैं, नैनो रोबोट इसको डाल सकते हैं। एनिमल रोबोट या देखने में एनिमल जैसे हों, जैसे एग्जाम्पल के लिए रोबो कैट या फिर रोबो डॉग या फिर सॉर्म रोबोट, या फिर बहुत सारे, जैसे आइबा का नाम लिया जाता है, टामा का नाम लिया जाता है। हम आगे इनके तमाम सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे भी। तो ऐसा माइटी ईगल है जैसे। फिर आती है ह्यूमैनॉइड या मानवीय रोबोट। ये दो प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार की बात करेंगे। ह्यूमैनॉइड, ह्यूमैनॉइड मतलब मानव जैसे रोबोट है। अब मानव में भी भैया कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है। तो इस आधार पर इनको फिर दो भागों में बांट देंगे। एक को हम कहते हैं एंड्रॉइड और दूसरे को कहते हैं गाइनॉइड। एंड्रॉइड मतलब नर, ऐसा रोबोट जो मानव जैसा है दिखने में, बट तो उसको क्या कहेंगे, एंड्रॉइड। अगर स्त्री जैसा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गाइनॉइड। ये क्या रहेगा, मादा। इस टाइप से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अब ह्यूमैनॉइड रोबोट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझ में आ सके। जैसे रोबोनॉट है, तो नासा द्वारा अंतरिक्ष स्टेशनों पर कार्य करने के लिए इसको विकसित किया है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रोबोनॉट नासा द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर
कार्य करने हेतु इसका विकास हुआ है। इसी टाइप से हम बात करें फेडोर की बात कर सकते हैं, तो रूस द्वारा इसको किया गया। फेडोर रूस द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य करने हेतु हमने विकसित कर लिया है। इसके अलावा हम बात करें तो असीमो है, होंडा कंपनी ने इसको विकसित किया है। एक सोफिया है जिसको क्या किया है, सऊदी अरब ने नाम मान्यता प्रदान करी है। ऐसे एक सैम है, एंड्रॉयड, जिसे न्यूजीलैंड नागरिकता प्रदान की है, ऐसा भी है। तो इस टाइप से बहुत तरह के, एक वाल्कीरी और है, वाल्कीरी को मंगल पे कॉलोनियों के लिए विकसित किया जा रहा है। वाल्कीरी नासा द्वारा मंगल पर कोलोनियां बनाने हेतु। अच्छा, इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल है, उनको देख लेते हैं भाई। महत्वपूर्ण रोबोट और उनका विवरण। भारत में कौन कौन से रोबोट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे दक्ष करके एक रोबोट है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। ये किसमें सेना, इसको भारतीय सेना में तैनात किया गया। देखो, मानव को नहीं मार सकता, इसका मतलब रोबोट हथियार नहीं चलाएगा, ये तो ठीक है, असीमों का लॉ है ये। पर ठीक है भाई, रोबोट कम से कम इतना तो कर सकता है कि जैसे हमारे सैनिक हैं तो उन तक पानी लेके जाना है, भोजन लेके जाना है। अब ऊंची चढ़ाइयों पर भाई सैनिक चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या मान लीजिए उनके लिए बाकी और रसद लेके जानी है, कुछ और सामान पहुंचाना है, हमारे जो घायल सिपाही हो गए उनको मान लीजिए बेस कैंप तक वापस लेके आना है, ये काम तो रोबोट कर सकता है ना बड़े आराम से। तो उसके लिए दक्ष बनाया गया है। ये क्या है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सैनिकों से आगे आगे चलेगा और ये पहले ही बता देगा कि यहाँ पे क्या है, लैंड माइंस वगैरह लगी हुई हैं या बारूदी सुरंग लगी हुई है, तो उससे बच के जाना है। रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरे का ये पता लगाने से मतलब पता लगा सकता है। इसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। नेत्र की बात करें तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। ये क्या है, मानव रहित हवाई वाहन है जिसे रक्षा बलों में निगरानी अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। यूएवी मतलब ये क्या है, एक ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रात के संचालन के लिए एक वैकल्पिक थर्मल इमेजर भी इसमें लगा हुआ है। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे CSROV है, इसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्फाइंड स्पेस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या, बैटरी से चलने वाला ट्रैकिंग क्षमता युक्त वाहन है जिसमें टेलीस्कोपिक आर्म लगी हुई है जो संदिग्ध वस्तुओं को निकालने में सक्षम है। इसे दक्ष मिनी का नाम भी दिया गया है। तो ये जो नाम है ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसके अलावा SROV बनाया गया है, ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। इसे दक्ष स्काउट का नाम दिया गया है। ठीक है, वो CSROV था ये। ठीक है, और ये क्या है, ये SROV, ये सर्विलांस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है ये, और इसे दक्ष स्काउट का नाम दिया गया है। पोर्टेबल ऑपरेटर कंसोल से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं आप कमरे में बैठे हुए हैं, ये आराम से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर ये वर्क कर रहा है, इस टाइप से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कैमरे इसमें लगे हुए हैं। बात करें XOR की या UXOR की, तो ये इसका मतलब है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडिंग रोबोट। ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। तो 1000 किलोग्राम तक के अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस अर्थात बम मिसाइलों को संभालने और फैलाने और पता लगाने में क्या है, सक्षम है। इसके अलावा औरा की बात करें, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। ये क्या है, स्वायत्त मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान है जो क्या है, रोबोट जैसे। रोबोट का मतलब सिर्फ मानव जैसे दिखने वाली आकृति वही रोबोट नहीं है। ठीक है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। व्योमित्र की बात करें तो इसको इसरो ने बनाया है। ये क्या है, मानव युक्त गगनयान जो मिशन है हमारा,
उसके लिए एक अर्ध मानवीय हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, आधा मानव जैसा होगा और बाकी पैर वगैरह नहीं होंगे, तो वो फिसल करके चलने की इसमें कैपेसिटी है, उस टाइप से। और विक्रम की बात करें तो ये इसे भी इसरो ने ही तैयार किया था। एक लैंडर उपकरण है जिसे चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विकसित किया गया था। इसका नाम भारत के महान अंतरिक्ष विज्ञानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। प्रज्ञान की बात कर सकते हैं, इसको भी इसरो नहीं बनाया, तो इसरो द्वारा चंद्रयान 2 के लिए विकसित रोवर जो रोबोटिक्स पर आधारित है, चंद्रमा की सतह पर खोज करने के लिए विकसित किया गया है। ये हमारे चंद्रयान 3 में भी भेजे गए थे, ऐसा नहीं कि ये तभी गए थे, चंद्रयान 3 में भी इनको भेजा गया था। पायनियर की बात करें तो यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा विकसित रोबोट है। क्यों? चेरनोबिल आपदा के दौरान रिएक्टर के अंदर मलबे को साफ करने के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, और बात करें परसिवरेंस, तो ये भी नासा के द्वारा विकसित रोबोट है। वर्ष 2020 में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाला ये रोवर है। क्यूरोसिटी की बात करें, ये भी नासा के द्वारा 2011 में मंगल पर भेजा गया था। वल्किरी की बात करें, हमने अभी से को बात कहा था, इसे R5 रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? मंगल पे कॉलोनियाँ बसानी, तो अभी बना नहीं, ये बनने के फेज में चल रहा है। और रोबोनॉट की बात करें, इसके लिए भी हमने बात करी थी, नासा ने इसको बनाया है। कहाँ पे काम करने के लिए? अंतरिक्ष स्टेशन में काम करने के लिए इसको बनाया, तो ऑलरेडी इसको भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है कि भाई हमने ये रोबोट के तमाम सारे एग्जाम्पल देख लिए इस टाइप से, तो मानवीय रोबोट देख लिया। प्रचालन के आधार पर भी रोबोट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वैसे जो प्रचालन कर सकते हैं, अर्थात गति कर सकते हैं, जिनको गतिमान रोबोट कहा जाता है, जैसे व्हील्ड रोबोट हो सकते हैं, लेग्ड रोबोट हो सकते हैं, मतलब जिनमें कई में पहिए लगे होंगे, कई में पैर होंगे। कुछ हाइब्रिड हो सकते हैं, मतलब उनमें पहिए भी होंगे और पैर भी होंगे। कुछ होते हैं स्थित रोबोट होते हैं, जैसे वेल्डिंग करने वाला रोबोट है, तो वो एक ही जगह पे स्टैटिक रहेगा, पाइप आता जाएगा, वेल्डिंग करता जाएगा, तो आर्म्स ही होंगे, बाकी सारा सिस्टम क्या होगा, एक जगह पे फिक्स होगा। इस टाइप के भी रोबोट हो सकते हैं। अब रोबोटों के अगर हम अनुप्रयोग की बात करें कि भाई इसका क्या है आखिर यूज़, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रोबोटों के अनुप्रयोग क्या है भाई? औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या बना रहा है भाई औद्योगिक क्षेत्र में? तो रोबोट से क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाएगा, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी। तो उत्पादन में वृद्धि कैसे? अब भाई रोबोट, एक अकेला रोबोट 20 लोगों का काम कर सकता है, थकता है नहीं रोबोट। जब तक उसमें बैटरी है, एनर्जी है, तब तक वो काम करता रहेगा। और इसमें क्या होगा? क्वालिटी में वृद्धि। जैसे मानव है तो वो तो बीड़ी पीने के लिए रुक गया, तो गड़बड़ हो सकती है काम में, रोबोट को इस तरह की कोई नीड है नहीं। इसके अलावा ये क्या कर सकता है भाई? प्रिसिजन में वृद्धि हो जाएगी, और आपका गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगी, लागत में कमी आ जाएगी, और इसके अलावा ये क्या कर देगा? लागत में कमी, प्रतिकूल स्थितियों में कार्य। इसके अलावा ये कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? तो भैया चिकित्सा में हो सकता है। कैसे? चिकित्सा में रोबोट क्या काम कर सकता है? तो चिकित्सा में ये नर्सिंग का काम कर सकता है, रोबोट ऑपरेशन का काम कर सकता है, प्रोस्थेटिक्स का काम कर सकता है, रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। और अगर मान लीजिए रोबोट संचालित होंगे तो व्यक्ति को, मान लीजिए किसी का पैर कट गया है, लेकिन रोबोटिक आर्म उसको पैर लगा दिया, तो वो बड़े आराम से चल पाएगा ना, नॉर्मल अपनी लाइफ जी पाएगा। ये रोबोटिक सर्जरी सबसे बेटर, दिमाग की सर्जरी सबसे बढ़िया तरीके से रोबोट से ही हो सकती है। अभी हालांकि रोबोट उतने बेहतर नहीं है, तो मनुष्य उसको कंट्रोल करता है, रोबोट सर्जरी करता है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा ठीक है। रोबोटिक सर्जरी में रोबोटिक नर्स, इस टाइप से इसका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा जैसे हमने रोबो आर्या तैयार किया है, तो घरेलू कामों में भी रोबोट का प्रयोग बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है, सहायक रोबोट हैं, टॉय रोबोट हैं, या फिर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, अंतरिक्ष पे भी किया जा सकता है। अभी हमने क्यूरियोसिटी, रोसेटा
तमाम सारे एग्जांपल्स देखें इस टाइप से। आप प्रबंधन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी तो कॉमन ही है। तीसरा, आपदा प्रबंधन में कैसे भाई, आपदा प्रबंधन में कैसे करेंगे रोबोट का प्रयोग? तो जैसे हमने एक एटलस रोबोट बनाया, एटलस रोबोट, ये क्या है? तो ये बनाया है फायर फाइटिंग के लिए, आग बुझाने। अमेरिका में खूब आग लगती है बहुत। अब पिछले साल का आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया में आग लगी थी, वो आपने देखा होगा, सुना होगा या न्यूज़ में उसको कवर किया होगा। तो इस टाइप की जो घटनाएं होती है अमेरिका की कैलिफोर्निया रीजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस टाइप की चीज़ों को डील करने के लिए एटलस रोबोट डेवलप कर लिया गया है। ऐसे ही ब्लूफिन 21 है। ब्लूफिन, ब्लूफिन क्या है? ब्लूफिन रोबोट ये है समुद्र में अंदर खोज बीन हेतु, इस टाइप से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई जैसे हुआ क्या था कि जब मलेशिया का विमान जब डूब गया था, तो उस केस में इसने ब्लैक बॉक्स को निकालने का काम किया था। ठीक है, बंडी कूल भी है जैसे, हालांकि वो आपदा में नहीं है, एक और रोबोट है बंडी कूल। तो ये क्या है? सीवर की सफाई हेतु। अब देखो होता क्या है कि सीवर में मीथेन टाइप की गैसें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो गैसों का जब संकेंद्रण ज़्यादा हो जाता है और कोई व्यक्ति सीवर साफ करने के लिए नीचे जाए, तो उस केस में अच्छा ये गैसें ऐसी होती हैं, इनमें स्मेल होती नहीं, तो उसको पता भी नहीं लगता है। जब वो गैस में पूरी तरह से चला जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे एकदम से रुक जाती है, तो व्यक्ति को सांस लेने में क्या हो जाती है, एकदम से कठिनाई हो जाती है। अच्छा, अब ज़्यादा अगर ऑक्सीजन अगर एकदम से समाप्त हो जाए तो व्यक्ति सांस के साथ उसको ले तो लेगा, तो उसको कुछ टाइम के लिए तो प्रॉपरली एहसास नहीं होगा। तो जैसे नीचे जाएगा, एक दो बार जब वो सांस लेता है तो उसी के साथ बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और बॉडी में हमारे दिमाग सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होती है तो सोचने समझने की जो क्षमता है दिमाग की, वो क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति चिल्ला करके ये भी नहीं कह सकता है कि मुझे बाहर खींच लो, वो वहीं की वहीं क्या हो जाता है, दम घुटने की वजह से उसकी, हालांकि ऐसा नहीं कि तुरंत डेथ हो जाती है, लेकिन जब वो सिग्नल दे ही नहीं पा रहा है तो कुछ ही टाइम में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वो बोल भी नहीं पाता, चिल्ला भी नहीं पाता है, वो समझ भी नहीं पाता, क्योंकि ये सारी कामों को करने के लिए हमारा दिमाग काम करना चाहिए। बट उस केस में क्योंकि उसकी बॉडी में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है, तो वो सारी रिएक्शंस नहीं दे पाता है। तो अब इससे बहुत सारे लोगों का न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है कई बार कि भाई उतरे, 2 मजदूर उतरे और बेचारे अब गरीब फैमिली से। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है कि भाई एक बंडी कूल नाम से इंडिया के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है। सीवर को साफ़ करने के लिए एक रोबोट हमने तैयार किया है कि भाई ये रोबोट क्या करेगा, साफ़ करेगा। अब रोबोट के ऊपर तो गैसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रहे या ऑक्सीजन रहे या नाइट्रोजन रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। तो बड़े आराम से ये सीवरों की सफाई कर सकता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी भाई कर सकते हैं रोबोट का प्रयोग। कृषि क्षेत्र में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक रोबोट है जिसका नाम है एग्रीबोट, भारतीय कृषि में भारतीय कृषि में कार्य करने हेतु इसको विकसित किया गया है। ठीक है, अब भारतीय कृषि कहने का मतलब क्या है, भारत की जो कृषि है वो लेबर इंटेंसिव है, मशीनीकरण कम है। अर्थात गेहूं भी क्या है, हाथ से काटने, तो उस टाइप से जैसे कोई एक मजदूर काम करता है। फल है, जैसे बागवानी का अगर कोई काम कर रहा है तो यहाँ मशीनों से फल नहीं तोड़े जाते हैं, बल्कि एक एक फल को हाथों से चुना जाता है। तो उस तरह का जो काम है, या मान लीजिए कहीं से अनाज इकट्ठा करना है वो काम है, बोझे को एक जगह से दूसरी जगह पर ढोकर के ले जाना ये काम है। इस तरह के जैसे एक मानव काम करता है उस टाइप का रोबोट है। हमने इसलिए यहाँ पे भारतीय कृषि वर्ड यूज़ किया है क्योंकि ये वैसे टाइप के काम कर सकता है, अर्थात लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ये बड़े आराम से प्रयोग किया जा सकता है। भारत में अमेरिका टाइप की कृषि नहीं है जहाँ पे मैक्सिमम काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। किसान तो शायद ही खेत में उतर करके अपना पैर रखता हो, बाकी पानी देने का काम है वो भी
मशीनों के थ्रू ही किया जाएगा। दवाई छिड़कने का काम है वो भी मशीनों में भर दिया जाएगा। इवन दवाई घोलनी है मशीनों के द्वारा ही दवाई भर जाएगी। किसान वहाँ पे नॉर्मली मिट्टी में हाथ नहीं डालता है, लेकिन भारतीय किसान जब तक खुद खेत में नहीं उतरेगा खेती करना यहाँ पे लगभग इम्पॉसिबल लगता है। अपने एमपी में भी देख लीजिए आप, एकदम से किसान क्या होते हैं, मशीनों पे बहुत कम निर्भर हैं, पूरी तरीके से हाथों के द्वारा ही खेती करी जाती है। तो उस टाइप के कामों को करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। भाई लाभ क्या हो जाएंगे रोबोट के, तो भाई एक तो ये किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है, बिना थके काम कर सकता है, सटीकता से काम कर सकता है, तेज़ी के साथ काम कर सकता है, शुद्धता के साथ काम कर सकता है, असीमित काम कर सकता है। बट इतनी सब कुछ अच्छी बातें और अनुप्रयोग होते हुए भी रोबोट के कुछ अपनी समस्याएं हैं। भाई रोबोट की समस्या क्या है? अगर मान लीजिए एक रोबोट 10 का काम कर देता है, तो रोबोट की समस्या या रोबोट से समस्या, नंबर 1, अब रोबोट अगर 20 लोगों का काम कर देगा तो वो बाकी के 20 लोग कहाँ जाएंगे? तो ये बेरोजगारी में क्या करता है? वृद्धि करेगा। जापान जैसे देशों के लिए रोबोट ठीक है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन लगातार कम है हो रही है। रूस जैसे देशों के लिए रोबोटिक्स ठीक है, रोबोट ठीक है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत जैसे देशों में तो रोबोट एक बहुत बड़ी समस्या लेकर के आएगा। अगर हमने रोबोटों को अपना लिया तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये लोग काम कहाँ ढूंढेंगे? फिर सारा काम रोबोट कर देंगे। अच्छा, इसका एक बड़ा फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। भाई जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, और हम जैसे वहाँ पे 1000 लोग काम करते हैं, हम वहाँ पे क्या करते हैं? कपड़ा बनाने का काम करते हैं। अब मुझे सैलरी मिलती है मान लीजिए 20,000 रुपये। मैं 20,000 में से बहुत सारे इधर उधर के खर्चे करूँगा, बाकी कंपनियाँ जो सामान बना रही हैं उनको खरीदूंगा, कुछ फूड आइटम खरीदूंगा, जूते खरीदूंगा, वगैरह वगैरह टाइप से, और बस से ट्रैवल करूँगा, ट्रेन से ट्रैवल करूँगा, तो सबको काम मिल रहा है मेरी उस सैलरी की वजह से, ठीक है। अच्छा, मुझे काम कहाँ से मिल रहा है कि जो बाकी दूसरी कंपनियों में जो रेलवे में काम कर रहे होंगे वो भी तो मेरे कपड़े खरीदेंगे। अच्छा, इसमें से हो सकता है कि 2,000 रुपये के मैं क्या करूँ? कपड़े खरीदूंगा। तो इसका मतलब अगर मेरे हाथ में पैसा आ रहा है, मेरी कंपनी दुनिया भर में से पैसा कमा रही है, वो मुझे पैसा दे रही है, मुझे पैसा आ रहा है तो मैं दुनिया भर में उसको खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब एक सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे रोबोट। अब रोबोट ने क्या किया? देखो, अगर एक कंपनी में सिर्फ एक कंपनी ने या दो कंपनी, कुछ ही चुनिंदा कंपनियों ने अगर रोबोट को लगाया है तो वैसे केस में बाकी सभी कंपनियां लोगों को काम देंगी, वो उनको सैलरी देंगी, इससे डिमांड या उनकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बनी रहेगी, तो वो सामान को खरीदेंगे, तब तो कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सभी कंपनियां क्या करने लग जाएं, रोबोट में ज़्यादा फ़ायदा है तो रोबोट लगा लेते हैं सब। अब सब ने रोबोट लगा दिया, मेरी वाली कंपनी ने भी क्या किया? रोबोट लगा दिया है। अब ऐसे केस में हम जो 100 लोग काम कर रहे थे वो हो गए यहाँ से फायर कर दिए गए। अब हमारे 100 लोगों की जगह पे यहाँ पे 5-6 रोबोट आकर के काम कर रहे हैं, वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, सब बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हम जो 100 लोग हैं, भाई 100 लोग 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ, हम कपड़े भी तो खरीद रहे थे ना अपने परिवार के लिए। अब क्या हो गया? तो 2-2 हज़ार से अगर 100 लोग खरीदेंगे तो भाई बड़ा एक बिजनेस हो गया कि नहीं हो गया? अब सोचिए 100 लोग यही नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब अब डिमांड में क्या होने लगेगी? कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जब सैलरी नहीं है तो हम खरीदेंगे कैसे? हमारी परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। इसका मतलब इससे क्या हो सकता है? अवमूल्यन हो सकता है और इससे क्रय शक्ति में कमी आएगी। तो अवमूल्यन एवं क्रय शक्ति में कमी। अच्छा, एक बात बताइए, क्रय शक्ति में कमी आ जाएगी तो फाइनली जीडीपी में कमी होगी। एक दो देश ने किया है, एक दो कंपनी कर रही है, तब तक तो रोबोट का प्रयोग ठीक है। लेकिन अब जैसे जापान है, जापान में लोग कम हैं तो वो रोबोट से काम करा रहे हैं, उनके लिए फायदे की चीज़ है। लेकिन अब मान लीजिए भारत भी करने लग जाए, सारे देश अगर इसी तरीके से प्रयोग करने लग जाएं तो फिर जापान का वो मैथडोलॉजी क्या हो जाएगी? वो ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जापान की भी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज़ क्या हो जाएंगी? बर्बाद हो जाएंगी। इसके अलावा हमको ये भी नज़र आता है भाई, रोबोट से एक प्रॉब्लम हमको ये भी नज़र आती है कि देखो, नॉर्मली जो वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका लगाव हो जाता है। आप जैसे एक शर्ट को भी अगर आप 6 महीने पहन लेते हैं तो आपका उससे शर्ट से क्या हो जाता है? एक रिश्ता बन जाता है, एक लगाव हो जाता है। तो एक बात बताइए, जो वृद्ध लोग होंगे उनका लगाव नॉर्मल लोगों से, मतलब यंग लोगों से ज़्यादा होता है। जो बच्चे होते हैं, देखो 17, 18, 19, 20 साल की एज ऐसी होती है जब किसी से कोई लगाव नहीं रहता, ऐसा लगता है कि समाज में हम जो चाहेंगे वो कर डालेंगे, हमारे ही हाथ में कंट्रोल है। एज जब 40 के ऊपर पहुंचने लग जाती है तो लगता है कि नहीं, सोसाइटी बहुत ज़रूरी है। और फिर
जब 60 से ऊपर एज पहुंच जाती है तो लगता है कि कोई हमारा अपना होना चाहिए जो हमारी बातों को सुने। इसका मतलब इस एज में जा कर के, या तो छोटा बच्चा हो 5 साल से छोटा है, उसको लगाव हो जाएगा। अब वो तो फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा ना कि किस तरह रोबोट कोई भी फीलिंग लेस है या क्या है, उसको रोबोट से लगाव हो जाएगा। रोबोट है एक मशीन, मशीन के तरीके से काम करेगी। हो सकता है बच्चे की जो पूरे अप ग्रोइंग होनी है, सोशल अप ग्रोइंग होनी है, वो एक मशीन के कांटेक्ट में आके बच्चा भी एक मशीनवत हो जाएगा। इतने बजे नहाना है, इतने बजे खाना है, वो जीवन का आनंद लेना ही भूल सकता है क्योंकि वो मशीन के साथ रह रहा है। अब जैसे माहौल में बच्चा रहेगा वही सीखेगा। अगर रोबोट उसको बड़ा कर रहा है तो वो रोबोटिक चीज़ों को ही सीख पाएगा। इसका मतलब उसका प्रॉपर जो कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल उसका डेवलपमेंट वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, वृद्धों के साथ भी क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो रोबोट क्योंकि फीलिंग लेस है, अब वृद्धों को ज़्यादा फीलिंग्स की ज़रूरत होती है, कोई उनको अपना कहे, उनसे बात करे। अब रोबोट हो सकता है इस पर खरा ना उतरे, तो ये प्रॉब्लम एक तो आ सकती है। तो इसमें क्या हो सकता है, मानव रोबोट संक्रिया, ये बढ़ सकता है। फिर और क्या बढ़ सकता है इसमें, तो हमको ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि भाई जो रोबोट हैं उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग दिमाग के होते हैं कि नहीं। अब आप देखिए छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे, छोटे बच्चों को, लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे, इस टाइप के भी लोग हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में ऐसे हैं, वो महिलाओं में भी इस टाइप के लोग हो सकते हैं और हैं भी। मतलब ये हुआ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे गवर्नमेंट लगातार रोक लगा रही है और फिर भी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि रुक गई हो, ये लगातार क्या हो रही है, ये फिर भी बढ़ती चली जा रही है। इसकी डिमांड है, इसकी प्रॉपर मार्केट है। अब सोचिए आप, एआई आया, लोगों ने एआई पोर्नोग्राफी में उसका इस्तेमाल कर दिया, पूर्ण बनाने में उसका इस्तेमाल कर दिया, ब्लू फिल्म बनाने में उसका इस्तेमाल कर दिया। रोबोट आएंगे तो ह्यूमन रोबोट इंटीमेसी बढ़ जाएगी, तो रोबोटिक पोर्नोग्राफी में इसका यूज़ हो सकता है। रोबोटिक पोर्नोग्राफी। अच्छा, मानव ह्यूमन इंटीमेसी बढ़ेगी, या ऐसे कह सकते हैं रोबोटिक विवाह या रोबोटिक जीवन साथी। भाई अगर किसी लड़के या लड़की से किसी ने शादी करी है तो एज के साथ सब वो भी बूढ़ा हो जाएगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों को ही देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब अगर क्या किया जाए कि पूरी ज़िंदगी आराम से रहा जाए, जो भी इंटीमेसी का काम है वो भी रोबोट कर सकता है। किसी मेल ने क्या कर दिया, फीमेल रोबोट बनवा ली, तो इंटीमेसी का भी काम पूरा हो गया उसका। सेक्स की डिज़ायर होती है वो पूरी कर देगा रोबोट। इसके अलावा रोबोट तो बूढ़ा नहीं होगा, इंसान बूढ़ा हो जाएगा, तो ये रोबोट क्या कर पाएगा, उसके बुढ़ापे में अच्छी तरीके से केयर भी कर पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो विवाह नाम की संस्था है, भाई एक लड़का एक लड़की जब शादी करेंगे, एक महिला पुरुष शादी करेंगे, तभी ना अगली संतति का विकास होगा, तभी ना अगली पीढ़ी आएगी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगेगा कि बच्चों की अपेक्षा रोबोट ज़्यादा भरोसेमंद है, तो लोग बच्चे पैदा बंद करना बंद कर देंगे। इसका मतलब जनसंख्या में ड्रास्टिक आपको कमी देखने को मिल सकती है। और जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो ये जितना देश है, राज्य की परिभाषाएं हैं, अर्थव्यवस्था है, समाज है, इन सब का क्या मूल्य रह जाएगा। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिवार नामक संस्था पर ही टिकी हुई हैं। दो जोड़े जब मिलते हैं, एक जोड़ा जब शादी कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है, नए बच्चे पैदा होते हैं और फिर वो आकर के इकोनॉमी में अपना सहयोग करते हैं। तो पूरा देश, पूरी दुनिया इसी आधार पर चल रही है। लेकिन यहाँ पे तो क्या होगा, ये आधार ही खत्म हो जाएगा। रोबोट से शादी करके उसी के साथ जीवन गुजार लेंगे लोग, क्योंकि पैसा है, रोबोट के साथ बड़े आराम से सर्वाइव कर पाएंगे। बुढ़ापे में रोबोट अच्छी देखभाल कर देगा, तो न बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, न फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, यही इनकी फैमिली हो जाएगी। तो इस तरीके से समाज भी, जब रोबोट अधिक बढ़ जाएंगे तो रोबोटिक समाज हो जाएगा, जो आगे चल के क्या कर सकता है, मानवीय भावनाओं के साथ एक तरह का खिलवाड़ हो सकता है। तो ये समस्या भी हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ से एक देख लेते हैं कि भाई भारत में क्या रोबोटिक्स की स्थिति है। भारत में रोबोटिक्स, भारत में रोबोटिक्स की बात करें
तो भारत में रोबोटिक्स का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है और आज भारत रोबोटिक्स के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। CAIR या सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स 1986 में बंगलोर में स्थापित हुआ। सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स कब? 1986 में। कहाँ? बंगलोर में। इसका काम क्या है? तो मूल रूप से इसका काम रोबोटों का विकास करना है। ठीक है। अच्छा, फिर बात करें तो इसने गरुड़ रोबोट, चतुर रोबोट, रोबोसैन, हेक्सापॉड इत्यादि का निर्माण किया है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 2011 में स्थापना इसकी हुई थी। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया कब? 2011 में। इसका काम है कि भारत में रोबोटिक्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि इसके नुकसान कम से कम हो लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हों, इसको ध्यान में रखते हुए इसको विकसित किया गया है। अच्छा, इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और CSIR के द्वारा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड CSIR द्वारा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मतलब पेमेंट वगैरह जो भी है उनके, या आपको भाई रिसर्च करने के लिए किस किस तरीके से चीज़ें चाहिए, उस टाइप की चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कूका है, टीम इंडस है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और एक है यहाँ पे स्टार्टअप्स की स्थापना, जैसे कूका, टीम इंडस आदि। ऐसे तो बहुत सारे हैं, इवन टाटा कंपनी भी इस फील्ड में उतरी हुई है। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास और भी रोबोट के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने रोबो सोफिया का एग्जाम्पल लिया, ये पहली गाइनोइड रोबोट है जिसको, विश्व का पहला ऐसा रोबोट है जिसको किसी भी देश से नागरिकता मिली हो, और ऐसा करने वाला पहला देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने क्या कर दिया है? नागरिकता प्रदान कर दी है। ठीक है। बहुत सारे हमने एग्जांपल देख लिए, जैसे सैन्य रोबोट हो सकते हैं, मेडिकल रोबोट हो सकते हैं, ऑगमेंटेड रोबोट हो सकते हैं, इस टाइप से हैं। रोबोट में पीढ़ियाँ भी चली हैं। पहली पीढ़ी में क्या था कि वहाँ पे मैनिपुलेटर्स ही रहते थे, छोटी मोटी भुजाएँ होती थी जो सेल्फ टाइप से काम करती थी। दूसरी पीढ़ी ये 1980 के दशक में हुई, इसमें रोबोटों ने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट किया। तीसरी पीढ़ी में बुद्धिमान रोबोट आए, इंटेलेक्चुअल रोबोट्स आए, और इसमें क्या हुआ, सेंसस वगैरह का, ध्वनि का, लाइट का, इनका यूज़ होने लगा। चौथी पीढ़ी में और भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रोबोट आ गए, और ये इसमें क्या हो गया, रियल टाइम में निर्णय लेने लगे कि हमको यहाँ से मेज से आगे चल के गिरना नहीं है, रोबोट अपने आप पीछे लौट जाएगा, इस टाइप के निर्णय रोबोट लेने लगा। और जो अब चल रही है पाँचवीं पीढ़ी, इसमें क्या हो गया है कि मानव के हस्तक्षेप के बिना ही ये सीखने लग जाते हैं। इसका मतलब मशीन लर्निंग की प्रोसेस अब इनमें आ गई है। तो रोबोट अपने फैसलों से, मानव के एक्सपीरियंस से, और जो भी डाटा उसको मिलता है उससे लगातार सीखता है और नए नए निर्णय लेता है। जैसे मनुष्य लगातार सीखता चला जाता है, ऐसे रोबोट भी अब मनुष्य की तरह ही सीखता चला जा रहा है। तो ये बिल्कुल मानव के, अब मान लीजिए, पैरेलल आके खड़े हुए हैं। अनुप्रयोग ऑलरेडी हमने कई सारे इसके पढ़ लिए हैं, तमाम सारे अनुप्रयोगों का हमने एग्जाम्पल भी देखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये 1954 में बंगलोर में स्थापित हुई थी। इसमें अगर हम और भी बात करें यहाँ पे, तो वैसे तो हमने 5 यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेट कर दिए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे। इसके अलावा है यहाँ पे सिस्टमैनिक्स, ये 1995 में बंगलोर में स्थापित हुई है। और ग्रिड बोट्स कंपनी है, 2007 में ये अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई है।
एसीमोव की बात करें 2012 में कोची में स्थापित हुई है, और शस्त्रा रोबोटिक्स की बात करें 2013 में ये कोची में स्टार्ट हुई है। और बहुत सारे हमने रोबोटों के एग्जांपल ऑलरेडी देख ही लिए हैं, और वैश्विक स्तर पर भी हम कुछ रोबोटों का नाम ले सकते हैं, जैसे फोडोर है, नियोन है। सोफिया रोबोट की बात करें तो हांगकांग के रोबोटिक इंजीनियर डेविड हैंसन ने इसको विकसित किया है, और इसको क्या है, एआई से ये रिलेटेड है, और सऊदी अरब ने इसको नागरिकता प्रदान करी है। इसके अलावा कैप्टन अर्जुन है, भारतीय रेल का मध्य रेलवे मंडल में इसको किया गया। कोरोना महामारी के दौरान इसको विकसित किया गया था, और यात्रियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें पहचानने के लिए कि भाई किसी को कोई कोरोना वगैरह तो नहीं है, उस टाइप के लिए इसको किया गया था। बंडीकूट की हमने बात कर ली है। मित्रा की बात करें तो इवेंट रोबोटिक स्टार्टअप ने इसको बनाया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड है ये, और जो मनुष्य के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में सक्षम है। राडा की बात करें तो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने इसको विकसित किया। अद्वितीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ये रोबोट है। लक्ष्मी की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक चेन्नई ने इसको किया है। देश का पहली बैंकिंग रोबोट है ये। अब चैटबॉट भी इसको कहते हैं, मतलब ये बात करने के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूछताछ केंद्र होता है, वहाँ पर ये रोबोट बिठा रखा है, इस टाइप से है। निको की बात करें तो येल विश्वविद्यालय यूएसए ने इसको विकसित किया है। पहला रोबोट है जो अपने आप को आईने में पहचान सकता है। ठीक है। मंत्रा की बात करें तो इसको एसएस इनोवेशन गुरुग्राम करके एक संस्था है, उसने विकसित किया है। तो मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रोबोट है। सबसे पहले राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली में इसको इंस्टॉल किया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की बात करें तो देश के प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला यहाँ पे स्थापित की गई है। तो अब हमारे लिए नोट करके कुछ पॉइंट यहाँ पे हमको नोट कर लेने हैं। नोट उज्जैन, उज्जैन में क्या किया गया है, तो उज्जैन में किया गया है प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला। देश की है, एमपी की नहीं, पूरे देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला। और जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं उनको नोट करते चले जाएंगे। पहली बार रोबोट के लिए ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब तैयार किया जा रहा है जहां इंसानों की तरह एक दूसरे से सीखेंगे, और रोबोट आपस में क्या करेंगे, जानकारी भी सीखेंगे। रोबो अर्थ इसका नाम होगा, रोबो अर्थ नाम है इसका। ये क्या है, रोबोटों के लिए तो रोबोट आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर सकें, सीख सकें, उसके लिए। ब्लूफिन 21 की बात करी थी, तो भाई ये एक क्या है कि एक पनडुब्बी है, रोबोटिक पनडुब्बी है। वाकामारू की बात करें, जापानी रोबोट है और उद्देश्य मानव के साथ स्वाभाविक संवाद करना है। वाकामारू मानव से बातचीत हेतु किसके द्वारा, जापान द्वारा। अब क्यों भाई जापान ने ऐसा रोबोट क्यों बनाया होगा, देखो वहाँ की हर जगह की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। जापान में वृद्ध जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन करके जा रहे हैं। बच्चे बहुत, पहली बात तो बच्चे हो ही नहीं रहे, और जो हो रहे हैं वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वृद्ध लोग हैं वो बेचारे रह जाते हैं अकेले। तो वैसे केस में उनको अपना मन लगाने के लिए, मन बहलाने के लिए बात करने वाला कोई चाहिए। तो ऐसे रोबोट जापान ने विकसित किए हैं जो उनसे लगातार बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात देखा वाकामारू के बारे में, तो ये लगातार क्या करेगा, वृद्धों से बातचीत करता रहेगा, उनका मन इसकी वजह से बहलता रहेगा। स्वार्म रोबोटिक्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कंट्रोनिक्स। और प्यूमा की बात करें तो ये एक तरह का डैश पैनल और लाइट जैसे ऑटोमोबाइल घटकों को लगाकर असेंबल करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो प्यूमा एक रोबोट का भी नाम है, टाइगर जैसा है, और जो भागने टाइगर जैसा स्ट्रक्चर का है। एक चीता करके भी रोबोट बनाया गया है, विश्व का सबसे तेज़ रोबोट है ये। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे समझ में एक बात आती है, भाई हमने रोबोट देखा, रोबोट के जो भी नोट करने लायक पॉइंट थे हमने वो देखे। अब हमको देखना पड़ेगा कि रोबोटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है क्या उनको हम हैंडल कर पा रहे हैं हमारे पास जो डाटा है उसके आधार पे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई क्या रोबोट के बेस पे जो डाटा है उसको क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस डाटा के बेस पे हमको आखिर एमपीपीएससी कहाँ कहाँ फंसा सकता है। तो रोबोटिक्स किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो कह रहे हैं खगोल शास्त्र, वनस्पति विज्ञान। तो खगोल शास्त्र से तो क्या हो गया, खगोल शास्त्र अपने आप में क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। तो ये क्या है, मशीन और कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान खुद शाखा है विज्ञान की, चिकित्सा खुद एक शाखा है विज्ञान की। चलिए ठीक है, अब बात करें यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है विश्व का पहला औद्योगिक रोबोट कौन सा था। तो इसमें असीमो का नाम दिया जा रहा है, यूनिमेट का नाम दिया जा रहा है, रोबोनो का नाम दिया जा रहा है, सोफिया का नाम दिया। सोफिया को तो सबसे पहले नागरिकता मिली थी, सबसे पहले नागरिकता किसको मिली, सोफिया को, और दूसरे नाम पर किसको मिली थी, सैम को। बट हमने, आपको याद होगा, पहला आधुनिक रोबोट किसको कहा गया था, यूनिमेट को। आपको याद होगा, हमने नोट भी किया है इसको, ठीक है। रोबोटिक का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ी है। तो जैसे सेंसर क्या हो गए, हमारे आंख कानों की तरह हो गए, मोटर क्या होगी, हमारी जैसे मांसपेशियां चलाने के लिए आवश्यक हैं, पावर सप्लाई हमारी जैसे आत्मा हो गई, हमारी ऊर्जा हो गई। कंट्रोलर क्या होता है, हमारे दिमाग की तरह होता है, जो क्या करता है, रोबोट को सारे निर्देश देता है। एसीमो रोबोट की अगर हम बात करें तो एसीमो रोबोट का आपको याद होगा, अभी हमने लिखा था, एसीमो किसने बनाया था, होंडा कंपनी ने बनाया था इसको, ठीक है, होंडा कंपनी ने। पहला निजी किसी कंपनी का रोबोट था, इसलिए इसको थोड़ा सा। कौन सा रोबोट गति प्रदान करने में सहायता करता है, तो भाई सेंसर सहायता करता है, बैटरी, एक्यूएटर क्या है, एक्ट्यूएटर क्या है, जैसे हमारी मांसपेशियां हैं, तो ये सहायता करते हैं। सेंसर सेंस करने में सहायता करेगा, कैमरा देखने में सहायता करेगा, बैटरी ऊर्जा प्रदान करेगा, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्ट्यूएटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोफिया किस प्रकार का रोबोट है, औद्योगिक रोबोट है, नहीं। सामाजिक मानवाकार रोबोट है, बिल्कुल। सफाई रोबोट, सफाई रोबोट में तो हमने बंदीकूट पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। युद्ध रोबोट, तो युद्ध के लिए कोई रोबोट नहीं होता है, ठीक है। हमने भले दक्ष रोबोट डेवलप किया है, बट वो युद्ध के लिए नहीं है, वो हमारी सेना कहीं ऐसा ना हो कि किसी विस्फोट में या किसी रेडिएशन में फंस जाए, बचाने के लिए है। अटैक कोई रोबोट नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी असीमो के नियम हैं। इसलिए कैसा होगा, सामाजिक मानवाकार रोबोट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, जियोनॉइड। जो स्त्री जैसे रोबोट होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करें तो सामाजिक मानवा का रोबोट है, ये बात कर सकता है बड़े आराम से। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोबोटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो आइजक असीमोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोबोटिक्स में उपयोग होने वाला सेंसर नहीं है, टच सेंसर, तापमान सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, या फिर ग्लू सेंसर। अब ग्लू सेंसर का भाई गोंद है कि नहीं, उस चीज़ को थोड़ी ना कोई सेंस करेगा कोई रोबोट। तो बाकी टच सेंसर भी काम करेगा, तापमान को भी काम मेज़र किया जाएगा, नमी कितनी है वो भी मेज़र करने लायक चीज़ है। बट ग्लू सेंसर ये मेज़र करने लायक चीज़ नहीं है। ग्लू का क्या करेगा, ग्लू मतलब चिपचिपाहट। नेक्स्ट है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग रोबोटिक्स में ज़्यादातर किया जाता है। भाई बाकी जैसे HTML की बात करें तो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो इसमें C भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। कुछ ऐसे डाटा हैं जो भाई आप MCQ के हिसाब से भी अगर उसको हैंडल करें तो भी ठीक है। दुनिया का पहला मानव मतलब नागरिकता पाने वाला रोबोट कौन सा है, तो यूनिमेट क्या है। यूनिमेट तो सबसे पहला वो रोबोट है जो आधुनिक टाइप का है, जिसको औद्योगिक रोबोट भी कह सकते हैं। सोफिया वो पहली रोबोट है जिसको नागरिकता मिली। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है, अच्छा इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, सोफिया को किसने नागरिकता दी, तो ये दी सऊदी अरब। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है सैम। सैम को किसने दी है, न्यूजीलैंड ने। ये कैसा है, सैम कैसा है, मेल है अर्थात एंड्रॉयड है। ये कैसी है, तो ये फीमेल रोबोट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिनोइड कहते हैं, ठीक है, या गाइनोइड कहते हैं। इस तरीके से टोटल हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखे, हमने अपना चैप्टर भी देखा कि भाई ये किस तरीके से यहाँ पे हैंडल होता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है रोबोटिक्स का, उसमें जो भी मोटा मोटी चीज़ें हमने कवर कर ली। इंडिया में क्या पोजीशन है, वर्ल्ड वाइड कौन कौन से फेमस रोबोट्स बने हैं उनको हमने देखा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, अब तक के जो भी मॉडर्न रोबोट हैं वो हमने कवर कर लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मान लीजिए MPPSC का पेपर होता है, उससे पहले ऐसा संभव है कि हमारी क्लास खत्म हो रही है और आज क्लास खत्म की कल ही या आज शाम को ही आपको एक न्यूज़ मिल जाए कि भैया
एक नया रोबोट डेवलप हो चुका है, तो वो आप न्यूज़ में जैसे जैसे रोबोट्स के नाम आते हैं वो थोड़ा सा आप और फोकस में रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं हम विराम देंगे। आपको करना क्या है, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ना है ताकि हमारी एक पूरी फैमिली डेवलप हो पाए। और अगर आपका कोई सजेशन हो उसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या कुछ बुरा लगता है, जो भी अच्छा बुरा आपको लगता है आप हमको लिख करके ज़रूर इन्फॉर्म करिए। इसके साथ ही आपका जैसा प्यार हमारे साथ बना हुआ है इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए भाई। यही हमारे लिए क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये गुरुदक्षिणा है, हमारी खुशी का ये बड़ा मेजर कारण होता है कि जब हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ के और भी लोगों को जोड़ते हैं, एक वाइड स्प्रेड होती है इसकी वजह से, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फील होता है इस चीज़ को देख करके कि लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताइए कि जो क्लास हैं आपके लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हो पा रही हैं। अगर इसमें कुछ और भी सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो हम कर पाएंगे, जब आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे कि हमको और भी इस तरह के सुधार की कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, मानवीय भूल अगर कोई हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा एक्यूरेट डाटा आपको दूँ, प्लस वो डाटा आपको प्रोवाइड करूँ जो एग्जैक्टली एमपीपीएससी पूछता है। मैं इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें आपसे नहीं इसलिए करता हूँ ताकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। बाकी बातों के लिए पूरा जीवन पढ़ा है, बिंदास, ना आप कहीं जाएंगे ना हम कहीं जाएंगे। लेकिन ये जो टाइम है आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है, इसको आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इसलिए बस हम काम की ही बातें यहाँ पे कर पा रहे हैं, या हम बहुत ही ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ते, हम सिर्फ उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो एमपीपीएससी हमसे पूछता है। नॉलेज देखो, रोबोटिक्स में भी पूरा आप 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ सकते हैं, पूरा एक फील्ड है, इंजीनियरिंग करते हैं लोग इस फील्ड में। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। कल आपसे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।